यूपीएससी के फ्री लेक्चर्स के अंदर आपका स्वागत है। आज हम ऑप्शनल ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक ड्यूलिज्म एंड डायकोटोमी पर बात करेंगे कि भूगोल में द्वैतवाद और द्विभाजन क्या होता है, इसकी मौलिक संकल्पना क्या है, यानी इसका कंसेप्ट क्या है और ये विचार कहाँ से आया, इसके पक्ष विपक्ष में क्या क्या तर्क दिए जा सकते हैं और निष्कर्ष में हम क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर राइटिंग करने का तरीका कैसा होगा, पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त भूगोल में जो द्वैतवाद है, भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल, क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल में द्वैतवाद, ऐतिहासिक और समकालीन भूगोल में द्वैतवाद, इसी तरह संभववाद और निश्चयवाद के अंदर यानी अनेक द्वैतवाद होते हैं भूगोल के अंदर, और विभिन्न विद्वानों के द्वैतवाद और द्विभाजन के ऊपर क्या विचार हैं, वे इस बारे में क्या सोचते हैं। तो इन सब टॉपिक्स को आज के इस लेक्चर के अंदर अब हम कवर करेंगे और शुरुआत हमेशा की तरह हम इसके इतिहास से करेंगे कि ये आया कहाँ से। किसी भी विषय के सुविधाजनक अध्ययन के लिए उसके अंदर कुछ वैज्ञानिक विधियाँ अपेक्षित होती हैं। ऐसे ही भूगोल के अंदर भी जो दो प्रकार की विधियाँ ली जाती हैं, क्रमबद्ध और प्रादेशिक विधि। और यदि हम पारंपरिक रूप से भूगोल का और गहनता से अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि भूगोल दो प्रकार का है, भौतिक और मानव। फिर यदि हम समय को भी इसके अंदर जोड़ दें तो समय के अनुसार ऐतिहासिक और वर्तमान या समकालीन भूगोल हो जाता है। तो शुरू के अंदर यह नहीं था, यानी भौतिक भूगोल और मानव भूगोल अलग नहीं थे, एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता था जिसे कि प्राकृतिक भूगोल कहा जाता है। जैसा कि वारेनियस ने अपनी पुस्तक जियोग्राफी जनरल्स के अंदर लिखा भी है कि भूगोल कोई अलग नहीं है, एक विज्ञानों का ही एक समुच्चय है। तो एक ही भूगोल था, प्राकृतिक भूगोल। यह शब्द नाम के अंदर यानी चलन के अंदर नहीं था। तो उसके बाद कि जो आगे का जैसे जैसे विकास होता है किसी भी विषय का, फिर उसकी शाखाएं आगे बढ़ती हैं। जैसे हम उदाहरण लें कि आज से 150-200 साल पहले जो डॉक्टर होते थे वो पूरे शरीर का ही इलाज कर सकते थे, सभी बीमारियों का एक ही डॉक्टर होता था। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की की है तो आज हम देखते हैं आँख का डॉक्टर अलग है, कान का अलग है, नाक का अलग है, सिर का अलग है, हार्ट का अलग है, यानी विशेषीकृत ज्ञान है वो उत्पन्न हो गया है। यही भूगोल के अंदर भी हुआ, भूगोल की शाखाएं बंटी, भौतिक और मानव। ये भौतिक भूगोल, भौतिक जो शब्द है, फिजिकल शब्द है, ये हमबोल्ट ने दिया है और हमबोल्ट ने इसका जो भौतिक जो शब्द लिया है इसका मतलब वही है जो फिजिक्स के अंदर होता है, भौतिकी के नियम होते हैं जो। तो वुलरीज, ईस्ट, मैकेंडर, हमबोल्ट, ये सब जो भूगोलवेत्ता थे ये भूगोल को एक ही मानते थे और यह मानते थे कि मनुष्य और प्रकृति अलग अलग तत्व नहीं हैं और इनका एकीकृत अध्ययन किया जाना चाहिए, इन्हें दो के अंदर तोड़ के ना देखा जाए, यानी द्वैतवाद नहीं होना चाहिए। द्वैतवाद का मतलब यही होता है दो, जैसे हम सांस अंदर ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, यानी एक नहीं है, दो है। लेकिन ये सारे भूगोलवेत्ता इसके एकीकृत अध्ययन के अंदर विश्वास रखते थे। लेकिन 1859 को विभाजक वर्ष के रूप में हम माना जाता है। 1859 के अंदर दो काम हुए, एक तो हमबोल्ट और दूसरा रिटर, इन दोनों का निधन हो गया। और इसी वर्ष जो डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये लॉन्च हो गई, यानी आ गई। तो डार्विन की पुस्तक ने विज्ञान के अंदर एक जो अहम मील का पत्थर मानी जाती है। इसके बाद से जो भी विषय के अंदर विकास हुआ है, चाहे साइंस के अंदर, भूगोल के अंदर, किसी के अंदर, वो आगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते चले गए हैं और विशेषीकृत अध्ययन होता गया है। तो डार्विन से ही प्रभावित होकर रेटजल ने पुस्तक लिखी थी 1882 के अंदर। इनकी तो पुस्तक का नाम ही
एंथ्रोपो ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल की जो पुस्तकें हैं वो लिखी जाने लगी। तो हम कह सकते हैं 1859 के बाद ही 1882 फिर 20वीं शताब्दी की शुरुआत से ही पूरा जो मानव भूगोल है वो एक अलग विषय के रूप में ही अस्तित्व के अंदर आ गया। उससे पहले एकीकृत अध्ययन ही किया जाता था। तो ये इसका द्वैतवाद और जो द्विभाजन का इतिहास है, इसको हम इस तरह यदि टॉपिक वाइज इनके वैज्ञानिकों के नाम भी यदि हम साथ साथ याद रखेंगे तो हमारे आंसर लिखने के अंदर आसानी होगी। तो रेटजल की पुस्तक के बाद जो इसके आगे के शिष्य थे, कुमारी सैंपल थी या वाइडल डी ब्लास थे, इन सभी ने आगे मानव भूगोल की पुस्तकें लिखी हैं और मानव भूगोल को एक अलग विषय के रूप में ही पढ़ा जाने लगा है, और जो कि सही भी है, क्योंकि भौतिक भूगोल के अंदर तो केवल जो भौतिक कार्य हैं, प्रकृति के कार्य हैं, जैसे पर्वत है, मैदान है या जलवायु है, इन सभी का एक वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। लेकिन मनुष्य भी जो कि बड़े पैमाने पर प्रकृति को प्रभावित करता है, तो मनुष्य का भी एक अलग से अध्ययन होना चाहिए। तो मनुष्य के जो भी कार्य हैं, जनसंख्या है या जितने भी सामाजिक शास्त्र हैं, उनको मानव भूगोल के अंदर पढ़ा जाना चाहिए। तो ये हो गया इसका इतिहास। अब हम देखते हैं मानव भूगोल के अंदर ये जो द्विभाजन है ये तर्कसंगत है या नहीं, इसके पक्ष विपक्ष में क्या तर्क दिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो भूगोलवेता इसके द्विभाजन को अनिवार्य नहीं मानते, उनमें हॉटशॉन, हैटनर, रिटर, हमबोल्ट का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। यानी ये एकीकृत अध्ययन पर बल देते थे, यानी प्रकृति और मनुष्य को एक करके ही देखा जाए। हर्बर्टसन ने लिखा है कि प्रकृति और मनुष्य को अलग करना ये घोर अपराध का कारण है, यानी इसको एक ही विषय है और दोनों एक ही चीज़ के अंग हैं, दोनों एक ही हैं, समांगी इनका व्यक्तित्व है। तो ये अविभाज्य हैं। इसके उदाहरण इन्होंने दिए हैं, जैसे हॉटशॉन ने दिया है कि यदि हम कोई जलाशय का अध्ययन करें, कोई नदी है, नदी को भौतिक भूगोल के अंदर काउंट किया जाता है, तो इसी नदी पर यदि कोई नहर बना दी जाए तो नहर मानव भूगोल के अंदर पढ़ी जाती है, अध्ययन किया जाता है। लेकिन है तो दोनों ही जल ही है, दोनों के अंदर ही, तो दोनों है तो अविभाज्य ही, यानी एक ही तत्व से बने हैं दोनों, लेकिन इनका अध्ययन है वो एक के अंदर नहीं किया जाता। ये लोग इसको असंगत मानते थे। इसके अतिरिक्त यदि हम मिट्टी का उदाहरण दें, मिट्टी भौतिक तत्व है, लेकिन मिट्टी को बनाने के अंदर मनुष्य का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, और उस मिट्टी के अंदर जो वनस्पति है, वो वनस्पति यानी जंगल है या घास है, जो भी है, उसको हम भौतिक भूगोल के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन उसी मिट्टी पर जब हम फसलें उगाते हैं तो वह भी एक वनस्पति का ही प्रकार है, लेकिन फिर वो मानव भूगोल के अंदर गिनी जाती है। तो ये लोग कहते हैं कि ये चीज़ एक ही है, सुविधा के लिए हमने नाम दे दिए हैं, तो इस लेकिन इनका द्विभाजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे भूगोल विषय पर ही संकट समाप्त हो सकता है। यानी इस विषय की जो पूर्णता है वो खतरे में आ चुकी है इस द्विभाजन के द्वारा। तो ये सब जो इसके विरोध में हैं, लेकिन अनेक लोग इसके पक्ष में भी तर्क देते हैं। खासकर जो फ्रांस के भूगोलवेता थे, फ्लास, ब्रुन्स, डिमांजिया, ये कहते थे कि लघु खंडों के अंदर वर्गीकरण आवश्यक है, आज के समय की मांग है ये, क्योंकि हमें यदि किसी भी चीज़ का विशेष अध्ययन करना है तो उसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर कर उसका अध्ययन करेंगे तो और गहराई से हम उसको पढ़ पाएंगे, जान सकेंगे, उसकी विशेषताओं को, कमियों को जान सकेंगे। ऐसे ही शिक्षा जगत के अंदर भी यदि आज कोई विद्यार्थी पीएचडी कर रहा है, शोध कर रहा है, तो वह ऐसा नहीं है कि मानव भूगोल के अंदर शोध कर रहा है या भौतिक भूगोल के अंदर शोध कर रहा है, वह शोध करेगा इनकी शाखाओं के अंदर, उप शाखाओं के अंदर या पर शाखाओं के अंदर, यानी बहुत माइक्रो लेवल पर ये चली गई है विषय। तो आज का समय यही कह रहा है कि इसका जो द्विभाजन है वो संगत है, यही समय की मांग है और विषय स्वीकृत
अध्ययन के लिए इसका द्विभाजन होना चाहिए मानव भूगोल का। इसको हम शाखाओं के अंदर बांटें, फिर उप शाखाओं के अंदर बांटें, इससे हम और ज़्यादा अच्छी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं, इससे इस विषय को भी फायदा होगा। तो पक्ष विपक्ष देखने के बाद हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, आइए देखते हैं। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के अंदर ये द्विभाजन है, ये होना चाहिए या नहीं, या निष्कर्ष हम क्या निकाल सकते हैं। तो एक चीज़ तो हमने देखी कि जो द्विभाजन है ये 150 वर्षों से पुराना नहीं है, यानी बिल्कुल नया द्विभाजन है। उससे पहले तो ये एक ही विषय गिना जाता था, भूगोल। तो हॉटसन का नाम आपने मेंशन करना है, क्योंकि वे इसके एकीकरण के ज़्यादा पक्ष में थे और अनेक जगह उन्होंने इसका जिक्र किया है। इनके अनुसार ये जो द्विभाजन हुआ है ये समय की मांग नहीं थी या इस विषय की मांग नहीं थी, यह एक दार्शनिक सोच के चलते उत्पन्न हुआ है। यानी दार्शनिक लोगों का काम ही यही है कि सोचते जाएं और केवल विचारों के अंदर ही यात्रा करते हैं। तो ये एक विचार है मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। वास्तव में ये कोई दो अलग चीज़ें नहीं हैं। तो हॉटसन ने इनके एकीकरण पर बल दिया और दार्शनिक विचार को ही मुख्य केंद्र बताया। लेकिन वास्तव में भूगोल क्या है? क्रमबद्ध विज्ञानों का एक समुच्चय है। भूगोल के अंदर दो चीज़ें जो प्रमुख हैं, जो घटनाएं प्राकृतिक रूप से होती हैं, जैसे हम पर्वत निर्माण क्रिया ले लें। पर्वत निर्माण क्रिया के अंदर मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है, यानी जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है उसके अनुसार होती है, तो उसके अंदर मनुष्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। तो एक शुद्ध विज्ञान है ये एक। तो इसका अध्ययन भौतिक भूगोल के अंदर हम करते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिनके अंदर मानव का हाथ होता है। मनुष्य अनेक चीज़ों की गति को कम कर सकता है या उसको बहुत तेज भी कर सकता है, और अनेक चीज़ें ऐसी हैं जो शुद्ध मानवीय हैं, उनके अंदर प्रकृति का उतना हस्तक्षेप नहीं है। तो इन दोनों को अलग अलग न देखने की बजाय एक समांगी रूप के अंदर देखना चाहिए। इसका एक एकीकृत अध्ययन होना चाहिए। इससे क्या है, जो इस विषय की जो एक ज्योग्राफी को ऐसे कहते थे कि ये मदर ऑफ ऑल साइंस है, यानी सभी विज्ञानों की जननी है ये। लेकिन आज हम जब देखते हैं कि मानव भूगोल की ही इतनी अधिक शाखाएं हो गई हैं, इतने अधिक सामाजिक विज्ञानों के अंदर ये अंतर संबंधित होकर इस तरह फैल चुका है कि इसका जो मूल उद्देश्य है वो अपने उद्देश्य से भटक गया है। तो इन दोनों का एक समायोजित अध्ययन किया जाना चाहिए, और हालांकि इसकी शाखाएं भी बहुत ज़रूरी हैं, आवश्यक हैं, आज के समय की मांग है, लेकिन दोनों का एक अध्ययन एकीकृत हो, ये ध्यान में रखना आवश्यक है। तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के अंदर द्विभाजन को हमने देखा। इसकी मौलिक संकल्पनाएं कहाँ से शुरू हुई, कौन कौन से वैज्ञानिक थे जो इसके पक्ष में थे, विपक्ष में थे, क्या निष्कर्ष है। अब हम देखते हैं जो प्रादेशिक और क्रमबद्ध भूगोल के अंदर द्विभाजन, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल का द्विभाजन देखते हैं। तो इसके इतिहास के अंदर आज से 2000 वर्ष पूर्व जो यूनान और रोमन भूगोलवेत्ता थे, उनका एक वर्ग तो यह मानता था कि भूगोल का उद्देश्य किसी स्थान या देशों के संबंध में सूचनाएं इकट्ठी करना ही है। वहीं दूसरा वर्ग यह मानता था कि भूगोल का उद्देश्य किसी नदी के स्रोत की खोज या उनको जलवायु कटिबंधों के अंदर बांटना, विभिन्न प्रदेशों के अंदर बांटना, उनकी विशेषता की पहचान करना। तो यानी द्विभाजन तो 2000 वर्ष पूर्व ही शुरू हो गया था, लेकिन जो मॉडर्न भूगोलवेत्ता थे उन्होंने इस पर असली कार्य किया है। इसमें वारेनियस का नाम मुख्य लिया जाता है, जो कि 17वीं शताब्दी के अंदर इन्होंने
जो दो नाम दिए थे, एक तो विशेष भूगोल और एक सामान्य भूगोल। सामान्य भूगोल के अंदर विश्व का जनरल भूगोल था और विशेष के अंदर यानी विभिन्न स्थानों की क्या क्या विशेषता है उनका अध्ययन सम्मिलित था। फिर ब्लास के अनुसार कि वारेनियस का जो मुख्य मकसद था इस भूगोल विषय की जो एकता है उसको खंडित करना नहीं था, उन्होंने समय के अनुसार इसकी खोज की थी। वहीं कांट, हमबोल्ट, इन्होंने तो आगे जो प्रादेशिक भूगोल है उनकी नींव रखी थी, विश्व को अनेक प्रदेशों के अंदर विभाजित करते हुए उनका अध्ययन बताया था। तो इस तरह इनका द्विभाजन शुरू हुआ। वहीं क्रमबद्ध भूगोल या वर्गीकृत भूगोल या विषयगत उपागम होता क्या है, इसके अंदर पूरे विश्व का अध्ययन करना है तो इसके अंदर विश्व को क्रमबद्ध तरीके से, जैसे हमने इनकी मिट्टी का अध्ययन करना है तो पूरे विश्व को एक इकाई मान लिया। फिर इसकी एशिया महाद्वीप के अंदर मिट्टी कैसी है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर मिट्टी कैसी है, फिर उन महाद्वीपों के आगे वर्गीकरण किए, देशों के वर्गीकरण किए, फिर राज्यों के, इस तरह यानी उपागम क्या था, मिट्टी था। तो पूरे विश्व की मिट्टी का अध्ययन क्रमबद्ध भूगोल के अंदर यानी सिस्टमेटिक ढंग से किया जाता है। वहीं प्रादेशिक भूगोल के अंदर, इसके अंदर भी हम पूरे विश्व को एक इकाई मानकर यदि मिट्टी का अध्ययन करना है तो हम इसको छोटे छोटे प्रदेशों के अंदर पहले विभाजित कर लेते हैं। जैसे भारत का, यदि हम भारत की मिट्टी का या भारत के विभिन्न तत्वों का अध्ययन करेंगे तो उसे हम भारत का प्रादेशिक भूगोल नाम दे देंगे, या महाद्वीपों के स्तर पर करेंगे तो उसे महाद्वीपों का प्रादेशिक भूगोल कहा जाता है। तो इस तरह इनकी नींव पड़ी, इसका इतिहास हमने देखा, होता क्या है ये देखा। अब इनका औचित्य देखते हैं। भूगोल में क्रमबद्ध और प्रादेशिक विश्लेषण का औचित्य क्या है। उत्पत्ति और विकास की दृष्टि से जो क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल है एक दूसरे के साथ बहुत अधिक अंतर संबंधित हैं। कोई भी विश्व के कोई भी चीज़ें लेंगे, कोई भी दो तत्व लेंगे, उनके अंदर घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। हो सकता है किन्हीं मानदंडों पर वह संबंध छोटा हो, लेकिन किन्हीं अलग मानदंडों पर वह संबंध बड़ा भी हो सकता है। होते सभी अंतर संबंधित ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्रमबद्ध और प्रादेशिक जो भूगोल है वो बिल्कुल ही अलग अलग हैं। दोनों का अपना अलग अलग महत्व है, लेकिन दोनों एक ही विषय से संबंधित हैं, वह है भूगोल विषय। इनके बीच अंतर संबंध होते हैं क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी एक पारिस्थितिकी तंत्र है, फिर उस तंत्र के अंदर अनेक उपतंत्र होते हैं। तो यदि हम संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो हम क्रमबद्ध विधि का प्रयोग करेंगे, और किसी प्रदेश का हमें अध्ययन करना है फिर उसे हम प्रादेशिक हिस्सों में बांटते हुए प्रादेशिक विधि का प्रयोग करते हैं। दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता है। वह भूगोलवेत्ता अपने हिसाब से चुन लेगा। भूगोलवेत्ता चाहता है कि मैं पूरे विश्व का भी अध्ययन करूं, वहीं दूसरी तरफ वह यह भी चाहता है कि मुझे एक प्रदेश की भी जानकारी हो, वहाँ पर कौन से संसाधन हैं, कितनी वहाँ की जनसंख्या है, या समाज, वहाँ की संस्कृति कैसी है। तो इन सब को हम क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल के अंदर बांटते हुए कर सकते हैं। लेकिन दोनों को यदि हम औचित्य की दृष्टि से देखें तो दोनों भूगोल के ही हिस्से हैं, मानव भूगोल से संबंधित हैं। दोनों को सर्वथा अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। दोनों के अंदर एक अटूट निरंतरता भी पाई जाती है जो कि भूगोल विषय को एक संपूर्ण विषय बनाती है। इसीलिए इसको हम जननी कहते हैं सभी विज्ञानों की। तो ये हमारा आज का टॉपिक ड्यूलिज्म एंड डायकोटोमी इन ज्योग्राफी। इसके अंदर हमने इसका इतिहास देखा था कि मानव भूगोल और भौतिक भूगोल के अंदर कहाँ से ये शुरू हुआ द्विभाजन, क्या ये तर्कसंगत है या नहीं, क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं।
फिर हम क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल को देखें। इसके अंदर भी इसका इतिहास, इसकी पढ़ने की विधियाँ क्या होता है और इसका औचित्य क्या है। तो पेपर के अंदर क्वेश्चन आपसे निश्चित रूप से पूछे जाएंगे कि मानव भूगोल और भौतिक भूगोल में द्विभाजन तर्क संगत है या नहीं। तो यदि आपने लेक्चर समझा है और आपके पास अच्छे नोट्स हैं तो आप आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। वहीं कई बार यह भी पूछ लिया जाता है क्रमबद्ध और प्रादेशिक विश्लेषण का क्या औचित्य है, क्या दोनों को एक देख कर देखा जाना चाहिए या दोनों सर्वथा ही अलग हैं। तो सभी प्रकार के क्वेश्चन को आप आसानी से कवर कर सकते हैं और 150 शब्दों के अंदर आप कवर कर सकते हैं। और इसके अंदर उदाहरण से यदि आप समझाने का प्रयास करेंगे तो आपके नंबर कटने की संभावना बहुत कम रह जाती है। एक और जो खास जो नियम होता है कि मानव भूगोल के उत्तर हम जब भी लिखते हैं तो हमारे बैकग्राउंड के अंदर भौतिक भूगोल चलता रहना चाहिए। जैसे हम किसी को कोई बात बताते हैं तो उस बात की एक पूरी पिक्चर हमारे दिमाग के अंदर चलती रहती है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना चाहिए। भौतिक भूगोल को हमेशा अपने बैकग्राउंड में रखते हुए मानव भूगोल के अंदर उत्तर लिखने होते हैं। धन्यवाद।